हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। काया एक बेहद ही सुंदर लड़की थी जो रोज सुबह उठने पर आईने के सामने आंखें बंद करके जाती थी। ऐसे ही आज भी वो आंखें बंद करते हुए शीशे के सामने जाकर खुद से बोलती है, गुड मॉर्निंग काया। हाय कितना अच्छा लगता है जब रोज मैं अपने इस खूबसूरत से चेहरे को आईने में देखती हूँ। वो खुद से बोल ही रही होती है कि तभी कमरे में चाय लेकर उसकी माँ रेखा आती है और बोलती है, अगर अपनी तारीफ के पुल बांध लिए हो तो ये ले चाय तेरे लिए लाई हूँ। माँ आप मुझे ताने दिए बिना रह नहीं सकती क्या? अरे मैं अपने खूबसूरत चेहरे की तारीफ ही तो कर रही थी, अब आप तो करेंगे नहीं तो सोचा ही कर लो। हो गया तेरा लेक्चर, तो अब चुप करके चाय पी ले, मुझे किचन में बहुत सारा काम है। इतना बोलकर रेखा वहाँ से किचन में चली जाती है, जिसके बाद काया फ्रेश होकर चाय नाश्ता करती है। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है, जिसके बाद काया शीशे के आगे खड़ी होकर मेकअप करने लगती है। तभी उसके कमरे में शरारती भाई मोनू आता है और बोलता है, अरे दीदी तुम चाहे कितना ही मेकअप क्यों ना कर लो फिर भी लगोगी बंदर ही आई। क्यों फालतू में माँ के पैसे वेस्ट कर रही हो? अबे ओ तू ना मेरे कमरे में बिल्ली की तरह ये दबे पाव आने की आदत है ना, छोड़ दे। चल सीधे से निकल ले अब यहाँ से, वरना क्या दीदी अब फिर से मेरी नाक खींचोगी? हाँ बिल्कुल सही सोचा, और इस बार मैं तेरी नाक तब तक खींचती रहूंगी जब तक वो पूरी तरह टमाटर के जैसे लाल ना हो जाए, समझा तू? इसीलिए चुपचाप पतली गली पकड़, दफा हो यहाँ से। नहीं जा रहा। हाँ अगर आज आपने मेरी नाक खींची ना या उस पे हाथ भी लगाया तो मैं आपकी इस मेकअप वाली नाक को खींच के लाल पीली नीली हरी हर रंग की कर दूंगा। मोनू की बात सुनकर काया को तेज गुस्सा आता है और वो उसे एक चांटा लगाकर कमरे से बाहर निकाल देती है और रेडी होने लगती है। तभी उसके फोन पर उसकी सहेली मान्यता का कॉल आता है और वो बोलती है, ओए काया, कहाँ रह गई थी तू? मेरी सगाई आज ही है, भूल गई है क्या? अरे याद है यार, सॉरी, बस 10 मिनट में निकल रही हूँ, तू हाइपर ना हो। अरे यार सगाई मेरी है और रेडी होने में तुझे वक्त लग रहा है, जल्दी आ, वेट कर रही हूँ मैं। मान्यता काया पर नाराजगी जाहिर करने के बाद कॉल को काट देती है, जिसके बाद काया जल्दी से मेकअप कंप्लीट करके पिंक कलर का लहंगा पहनकर शीशे में खुद को देखकर बोलती है, मेकअप भी कर लिया, लहंगा भी पहन लिया, फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग है, पर वो क्या है? काया ये बोल ही रही होती है कि तभी उसकी नजर अपनी नाक पर पड़ती है, जिसे देखकर वो बोलती है, तभी तो मैं कहूँ कि क्या मिसिंग है। जल्दी जल्दी में नोज पिन पहनना तो मैं भूल ही गई, तभी तो अधूरा सा लग रहा है मेरा चेहरा। काया मिरर की ड्रॉर को खोलकर नोज पिन निकालकर पहन लेती है, जिसके बाद वो जल्दी से अपनी दोस्त मान्या की एंगेजमेंट में जाती है और फिर एंगेजमेंट सेरेमनी स्टार्ट होती है और काया उसे बधाई देते हुए उसके गले लगकर खुद से बोलती है, यार एंगेजमेंट तो निपट गई और अब बहुत जोरों से भूख लग रही है, चल कुछ खा लेते हैं। वो फूड सेक्शन में जाकर नान, छोले, पनीर, सब्जी, राइस सब एक प्लेट में डालकर खाने के लिए बैठने के लिए चेयर ढूंढते हुए बोलती है, यार खाना तो ले लिया लेकिन कहाँ बैठकर खाऊं? कोई टेबल तो फ्री दिख ही नहीं रहा। काया चारों तरफ देखने लगती है, तभी उसकी नजर एक टेबल पर जाती है जहाँ रिहान नाम का लड़का बैठा होता है। खाने की प्लेट लेकर काया उसके पास जाकर बोलती है, एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? एक्चुअली कोई टेबल खाली नहीं है तो यहीं पर ही सीट थी। श्योर, प्लीज सिट। थैंक यू सो मच। काया के खूबसूरत चेहरे पर उसके नोज पिन की चमक देखकर रिहान अपने मन में बोलता है, हाय यार, इसकी नोज कितनी प्यारी लग रही है, ऊपर से इसका ये नोज पिन तो कहर ढा रहा है। रिहान लगातार उसे देखता रहता है। तभी काया उसे बोलती है, जी आप चाहे तो मेरी तारीफ कर सकते हैं, मैं बुरा नहीं मानती। वो आप बहुत सुंदर लग रही हैं, स्पेशली आपकी नोज पिन आपकी इस सुंदर और प्यारी सी नाक पर बहुत ही ज्यादा जच रही है। ओह थैंक यू डियर, मुझे मेरी नाक से बहुत प्यार। बातों ही बातों में दोनों दोस्त बन जाते हैं और कुछ ही वक्त में ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है, जिसके बाद मिलने जुलने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। एक रोज जब रिहान काया को उसके घर की गली में ड्रॉप करता है और जाने लगता है,
तभी काया का भाई उन दोनों को देख लेता है और ये बात अपनी माँ को बता देता है। जैसे ही काया अंदर आती है, रेखा उसे बोलती है, काया, कौन था वो लड़का जिसके साथ तू अभी बाहर खड़ी थी? माँ दीदी को बिल्कुल शर्म नहीं है, वो तो मैंने देख लिया इन दोनों को, छुपी रुस्तम कहीं की। अच्छा, तो तूने माँ के कान भरे हैं। अबे तू ये अपनी जनानियों वाली हरकतें छोड़ क्यों नहीं देता? आज तो मैं तेरी नाक तोड़ दूंगी। इस तरह दोनों भाई बहन में बहस शुरू हो जाती है, जिसके बाद गुस्से में काया अपने भाई को खूब मारती है और उसके बाद गुस्से में तिलमिलाया हुआ मोनू अपनी बैट से काया की नाक पर मारता है और काया रोते हुए बोलती है, माँ, मुझे बचाओ, मेरी नाक तो नहीं तोड़ दी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। चल अंदर, देखती हूँ मैं। रेखा उसकी नाक पर ऑइंटमेंट लगा देती है, जिससे उसका दर्द तो कम होता है। लेकिन शाम को जब काया शीशे के सामने खड़ी होती है तो उसकी नाक टेढ़ी हो चुकी थी। ये बात वो रिहान को बताती है। रियान, मेरे भाई ने मेरी नाक टेढ़ी कर दी, क्या तुम अब भी मुझसे शादी करोगे? काया, ये क्या बोल रही हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी नाक टेढ़ी हो जाने से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। कहो तो मैं अभी तुम्हारे घर आ जाता हूँ तुम्हारा हाथ मांगने। नहीं नहीं, अभी नहीं, कल आना माँ के साथ। इतना बोलकर काया फोन रख देती है और अपनी माँ के पास जाकर सब सच बताती है। अगले ही दिन रिहान और उसकी माँ उनके घर आते हैं और ना चाहते हुए भी सरला को अपने बेटे की खुशी के लिए टेढ़ी नाक वाली काया को अपनी बहू बनाना ही पड़ता है। शादी के बाद जब काया अपने ससुराल आती है, तभी सरला उसे ताने मारते हुए बोलती है, आजा मेरी टेढ़ी मेरी नाक वाली बहू, कलश को पैर लगा के अंदर आजा। माँ, आप उसे ताने क्यों दे रही हो? मेरे गुनी बेटे, ताने नहीं दूं तो क्या करूं बता। इसके चेहरे में सब ठीक ठाक है, लेकिन इसकी ये टेढ़ी नाक सब कुछ खराब कर रही है, बिल्कुल सूर्पनखा की तरह। गृह प्रवेश में ही सरला अपनी बहू की टेढ़ी नाक का मजाक बनाती है। काया इस बात को इग्नोर करते हुए अंदर चली जाती है। वक्त गुजरता है और काया घर की सभी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। एक रोज ऐसे ही सरला फिर से अपनी बहू से बोलती है, अरे ओ मेरी उबड़ खाबड़ नाक वाली बहू, बनी नहीं क्या तेरी चाय अभी तक? माँ जी बन गई, बस ला रही हूँ। काया जल्दी से चाय लेकर आती है और सरला उसे बोलती है, बहू तू ना अपनी नाक में नोज पिन मत ही डाला कर। क्यों माँ जी? क्योंकि तेरे इस टेढ़े नाक पर नोज पिन पहनना ना पहनना एक बराबर ही तो है। और कौन सा तू इस टेढ़े नाक के साथ मिस यूनिवर्स बनने वाली है? जब देखो माँ जी तब टेढ़ी बातें ही करती हैं। अरे मेरी तो नाक ही टेढ़ी है, लेकिन माँ जी तो जलेबी की तरह पूरी टेढ़ी मेढ़ी है। जब देखो टेढ़ी बातें ही करती है। अब तो मैं अपनी नाक सीधी करके ही रहूंगी। अपनी सास के तानों से परेशान होकर काया अपनी नाक सीधी करवाने की ठान लेती है और वो एक डॉक्टर के पास जाकर उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है, जिसके बाद डॉक्टर उसकी नाक को चेक करके उसे बताते हुए बोलते हैं, मिसेस काया, आपके नोज के सेप्टम में चोट लगने के कारण आपकी ये नोज टेढ़ी हो गई है। तो डॉक्टर, क्या अब हमेशा के लिए मेरी नाक ऐसे टेढ़ी ही रहेगी? नो, आपकी नोज को हम सर्जरी के द्वारा फिर से सीधा कर सकते हैं, बट सर्जरी के बाद आपको कुछ दिन थोड़ा बहुत पेन हो सकता है, लेकिन हाँ, ये सर्जरी इजी और सेफ है, इससे आपको कोई हार्म नहीं होगा। डॉक्टर की बात से काया को ये उम्मीद मिल जाती है कि उसकी नाक पहले की तरह हो सकती है और वो अपने पति को इन्फॉर्म करके सब बता देती है, जिसके बाद वो फॉर्म साइन करके सर्जरी रूम में जाती है और कुछ ही देर में दूरबीन विधि द्वारा उसकी सर्जरी हो जाती है, जिसके बाद डॉक्टर उसे बोलते हैं, काया, अब तुम्हें कुछ दिन बस हल्का पेन रहेगा। मैंने ये जो मेडिसिन दी हैं, इन्हें कंटिन्यू रखना और हाँ, कुछ दिन धूल से दूर रहना, साथ ही हल्का खाना और बाकी सब चीजों का ख्याल रखना। ओके, कांग्रेचुलेशंस। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से बाहर जाते हैं और तभी रिहान वहाँ आता है और कुछ वक्त गुजरने के बाद वो उसे घर ले आता है और धीरे धीरे काया रिकवर होना शुरू हो जाती है और एक बार फिर से काया की नाक एकदम सीधी हो जाती है और उसकी सास बोलती है, हाय कितनी सुंदर लग रही है बहू, तेरी नाक अब एकदम मेरी नाक की तरह हो गई है और तेरा नैनक्श अब बहुत अच्छा लग रहा है। हाय, नजर न लगे तुझे। इस तरह सर्जरी के बाद
काया की टेढ़ी नाक फिर से सीधी हो जाती है। अदिति उत्तराखंड की वादियों में रहने वाली एक लड़की थी जो बाहर से आए टूरिस्ट ट्रैवलर्स को गाइड किया करती थी। ऐसे ही एक दिन दिल्ली से नील, सौरभ और आयु नाम के कुछ लड़के उत्तराखंड की हंसी वादियों का मजा लेने के लिए आते हैं, जिन्हें अदिति गाइड करती है। वो तीनों एक पूरा दिन अदिति के साथ घूमने के बाद रात को एक होटल में रुकते हैं, जहां उसमें से एक लड़का सौरभ अदिति को खिड़की के बाहर शॉर्ट ड्रेस पहने देखता है। जैसे ही अदिति की नजर उस पर पड़ती है, वो अपनी जीभ निकालकर उसको हाथों से इशारा करती है। सौरभ बिना किसी को कुछ बोले तुरंत ही उसकी तरफ जाता है और बोलता है, बस आया मेरी जान, तुम जैसी गाइड करने वाली मिल जाए तो तुम्हारे पास से ही न जाए कोई। मेरी जीभ में जादू है, देखना चाहोगे? मुझे पता है मेरी जान, जब तुमने मुझे इशारा किया था मैं तभी समझ गया था कि जो लड़का किसी लड़की को एक नजर देखता तक नहीं, वो तुम्हारी दी सदा से कैसे तुम्हारी ओर खिंचा चला आया। अब और इंतजार नहीं होता मुझसे, नहीं तो जल्दी से मुझे अपना बना लो। अदिति उसको अपने साथ अपने रूम में ले जाती है और उसको लंबी किस करती है। किस करने के बाद वो उसके करीब जाती है, उसे अपनी जीभ से लिक करना शुरू करती है। उसके ऐसा करते ही सौरभ अपनी सुध-बुध खो देता है और वहीं बेहोश हो जाता है। ऐसे ही अगले दिन सारे लड़के राफ्टिंग के लिए रेडी हो अदिति के पास जाते हैं, जहां अदिति उनसे बोलती है, तुम्हारा एक दोस्त सौरभ कहाँ है? पता नहीं साला कहाँ चला गया, रात से ही गायब है। इसके साथ कहीं जाना ही नहीं चाहिए। अब राफ्टिंग का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। सॉरी, पर आज आप सौरभ को ढूंढने में हमारी मदद कर दीजिए, क्योंकि हमें यहाँ कुछ पता ही नहीं है और उस कमीने को ढूंढना बहुत जरूरी है। नील और आयु सौरभ को ढूंढने लगते हैं, जिसमें अदिति भी उनका साथ देती है। नील और आयु पूरा दिन उसको ढूंढते हैं, पर सौरभ कहीं नहीं मिलता और ना ही उसका फोन लगता है। दोनों दोस्त थक हार कर रात में अपने होटल आ जाते हैं, जहां वो रुके हुए थे, और आपस में बात करते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है यार, आखिर सौरभ जा कहाँ सकता है? पता नहीं, मुझे तो अब डर लग रहा है, कहीं उसको कुछ हो तो नहीं क्या। दोनों दोस्त अपने रूम में बैठकर बात कर ही रहे होते हैं कि थोड़ी देर बाद नील बाहर का नजारा देखने के लिए बाहर जाता है, जहां वो अदिति को अकेले शॉर्ट ड्रेस में देखता है, तो उसका भी सौरभ की ही तरह जी मचलने लगता है। फिर वो तुरंत ही उसके पास जाकर बोलता है, अरे अदिति जी, आप अकेली और यहाँ क्या हुआ? वो क्या है ना कि आज मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। क्यों, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी सारी कमी को पूरा कर दूंगा। सच? तो चलो मेरे साथ मेरे रूम में, मैं तुम्हें अपनी जीभ का जादू भी दिखाऊंगी वहाँ। तुम्हारी जादुई जीभ है? वो कैसे? चलो तो सही मेरे साथ, तुम्हें सब पता चल जाएगा। अदिति नील को अपने साथ अपने रूम में ले जाती है और उसके साथ भी ठीक सौरभ के जैसा ही करती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। नील को भी अपने साथ ना देखकर आयु हैरान हो जाता है और वो उसकी वॉशरूम और पूरे होटल में उसे ढूंढने लगता है, पर नील उसे कहीं नहीं मिलता। फिर वो अदिति के पास जाता है और उससे बोलता है, मेरे दोनों दोस्त कहाँ हैं? सच सच बोलना, क्योंकि मुझे पता है ये सब तुम ही कर रही हो। अरे तुम ये सब कुछ क्या बोले जा रहे हो? भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुम टूरिस्ट लोग तो मेरे भगवान समान होते हो, मेरी रोजी रोटी चलती है इनसे। मेरे को ऐसा करके क्या मिलेगा, बताओ जरा। मुझे माफ करना, मैंने कुछ ज्यादा ही भूला भरा बोल दिया तुम्हें। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है जब हम किसी के लिए परेशान होते हैं तो। आयु को कुछ समझ नहीं आता और उसका पूरा शक अदिति पर जाता है। वो अपने दोस्तों के गुमशुदा होने की रिपोर्ट पुलिस थाने में लिखवा देता है। पुलिस आसपास की जगह पर होटल में तलाशी करना शुरू कर देती है, पर उनको कहीं भी कोई सबूत मिल ही नहीं पाता। वहीं आयु का अदिति पर शक गहरा होता जाता है, पर बिना किसी ठोस सबूत के वो उसे कुछ कह ही नहीं पाता। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, पर सौरभ और नील का कुछ अता पता ही नहीं चलता। पर आयु अपनी कोशिशों को जारी रखता है, साथ ही वो अदिति पर भी नजरें गड़ाए रखता है,
पर उसे भी कोई सबूत नहीं मिल पाता। थक हार कर वो तीसरे दिन शाम को होटल के पार्क के एक झूले पर बैठा होता है और अपने दोस्तों के बारे में सोचने लगता है। तभी अचानक से बारिश होती है और उसे सामने से हॉट सी शॉर्ट ड्रेस पहने हुए अदिति दिखाई देती है, जो ललचाई हुई आंखों से उसकी तरफ बढ़ती है और उसके करीब आकर खड़ी हो जाती है। पर आयु अपने आप को कंट्रोल करता है और बोलती है, मैं तुम्हारा सारा अकेलापन दूर कर दूंगी, बस तुम मेरे साथ रहो। अदिति उसको अपने साथ अपने रूम में ले जाती है, जहाँ वो सब की तरह उसको किस करती है और किस करने के बाद उसको बेड पर लेटाकर उससे बोलती है, मेरी जीभ में जादू है, देखना चाहोगे? पहले मैं अपने दोस्तों को देखना चाहूँगा। इतना बोल आयु उसके कमरे की तलाशी करने लगता है। मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला, समझी तुम? इतना बोल वो अदिति की बड़ी सी अलमारी खोलता है, जिसमें वो अपने दोनों दोस्तों को अधमरे हालत में देखता है और बोलता है, ये क्या हालत कर रखी है तुमने मेरे दोस्तों की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे मैं भी तो यही चाहती हूँ कि कोई मुझे ना छोड़े, तुम सभी लोग हमेशा मेरे साथ रहो, पर मेरे साथ तो कोई रहना ही नहीं चाहता। तुम ये सब क्यों कर रही हो, और ऐसा क्या है तुम्हारी जीभ में जो तुम्हारी क्लिक करते ही सब बेहोश हो जाते हैं? सच सच बोलना, नहीं तो आज तुम्हारा सारा खेल यहीं मेरे हाथों से खत्म हो जाएगा। अदिति डर जाती है। बताती हूँ, मैं सब सच सच बताती हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि सारे स्मार्ट लड़के हमेशा मेरे साथ रहे, पर कोई मेरे साथ नहीं रहना चाहता, इसीलिए मैं उनको बेहोशी की हालत में अपने साथ रखती हूँ, ताकि उनमें से कोई मुझसे दूर ना जा सके। अच्छा, तो ये बात है, और तुम्हारी इस जादुई जीभ का क्या राज है? सच सच बताना, वरना बताती हूँ, मेरी जीभ में कोई जादू नहीं है। तो तुम्हारे लिख करते ही ये सब बेहोश कैसे हो जाते हैं? वो जब मैं उन्हें लिख करती हूँ तो मैं इससे छोटी सी सुई उनकी बॉडी में चुभा देती हूँ, जिससे वो लोग बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि इस सुई में मैंने एक बेहोशी की दवा लगा रखी है और कुछ नहीं। उसकी सारी सच्चाई सुन वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है और पुलिस आकर उसको गिरफ्तार कर लेती है। वहीं वो अपने दोनों दोस्तों को उसके चुंगल से सही सलामत निकाल लेता है। उनको होश में लाकर अगले ही दिन अपने साथ दिल्ली ले आता है, जहां वो सब अपने घर चले जाते हैं। वहीं अदिति को अपने किए की सजा मिल जाती है। उनके साथ इतना सब होने के बाद वो दोनों बहुत डर जाते हैं और लड़कियों से दूरी बनाकर रखने लगते हैं। इसी तरह एक बार फिर सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है और वो सारे दोस्त मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।